नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता आपके अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम देख रहे थे छायावाद पार्ट 2 को फ्रेंड। पार्ट 1 को हमने फिनिश कर दिया है और पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं और छायावादी कवियों के हम पंक्तियों को देख रहे हैं। चलिए महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। निराला की पंक्ति हम देख चुके थे, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, ठीक है। और आगे देखते हैं पंत जी की पंक्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ नेट आदि परीक्षा में, ठीक है, DSSB आदि परीक्षा में पूछी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इतना जीवन उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का शाश्वत नभ का नीला विकास, ठीक है। ये भी पंक्तियाँ किसकी है, तो पंत जी की है। एक बार फिर से देखेंगे पंक्तियों को। इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इतना जीवन उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का पीला विकास, ठीक है। तो देखिए ये मतलब फास्ट लिखाते हैं। जब भी कहीं कोचिंग आप करते हैं तो देखते हैं बोल बोल के लिखाते हैं, तो फास्ट लिखाते हैं, इसलिए राइटिंग पर मत जाइएगा। मैं बोल तो रही हूँ, है ना, आप समझ जाएंगे। और ये आपकी एक तरह से रिवीजन क्लास ही है। आगे देखते हैं हम। छायावाद में पहली बार रूढ़ियों से मुक्ति बृहद प्रयास किया गया। और निराला की पंक्ति है, तोड़ो तोड़ो कारा पत्थर की, तोड़ो तोड़ो कारा पत्थर की। तो ये निराला जी की पंक्तियाँ ये पिछली क्लास में हम देख चुके थे और हमें यहाँ से देखना है। पंत जी की पंक्तियाँ फिर से हैं एक बार। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, तो यहाँ पे ये भी यही इतनी ही लाइन पूछी जाती है और पूछा जाता है ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंत जी की पंक्ति है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, पंक्ति किसकी है, तो पंत जी की है। तो हमें यहाँ से एक्चुअली देखना है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, छायावादी रचना काल में या छायावाद काल में तो राष्ट्रीय चेतना भर भर के नहीं रही है, जबकि द्विवेदी युग में भर भर के देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, इन सब की देखने को मिलती है। द्विवेदी जी खुद ही राष्ट्रवादी ही थे, तो ये सारी चीज़ें द्विवेदी युग में मिलती हैं। वहीं पर इन सब चीज़ों की कमी देखी जाती है छायावाद में। तो छायावाद राष्ट्रीयता का पोषक रहा है, ठीक है, राष्ट्रीयता का पोषक रहा है। प्रसाद जी ने शत्रु की कन्या कार्नेलिया से भारत की प्रशंसा करवाई है, ठीक है। तो प्रसाद जी ने अपनी रचना में शत्रु की कन्या का कार्नेलिया से भारत की प्रशंसा करवाई है। प्रशंसा कैसे करवाई है? अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस तरह से प्रशंसा करवाई है। और ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ कार्नेलिया की है, ठीक है। अब यहीं पर दूसरी पंक्तियाँ देखने को मिलती है निराला जी की। राम की शक्ति पूजा से है ये पंक्तियाँ, ठीक है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, ये पंक्ति कहाँ से है, तो राम की शक्ति पूजा से है। भारती जय विजय करें, ठीक है, ये पंक्तियाँ भी निराला की है, तो ध्यान रखेंगे। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, ये राम की शक्ति पूजा में कहा है निराला जी ने। भारत जय विजय करे। वहीं पर पंत जी की पंक्ति है, भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। अब ये प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण। तो छायावादी कवियों में प्रकृति का घनिष्ठ संबंध था, ऐसा भी प्रश्न बना हुआ है कई बार, ठीक है,
कि प्रकृति से किस बात में ज़्यादा संबंध था, तो छायावाद में। छायावाद कवियों ने प्रकृति को सर्व सुंदरी कहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। पंत जी ने स्वयं कहा है, कविता लिखने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निवास कोरवांचल से मिली है। ठीक है, कोरवांचल या उत्तरांचल में तो इनका निवास स्थान ही माना जाता है। ठीक है, तो पंत जी स्वयं कहते हैं कि कविता लिखने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिलती है, तो कविता लिखने की प्रेरणा मुझे पितृक निवास, देखिए ये पैतृक या पितृक निवास कोरवांचल से मिलती है या मिली है, याद रखेंगे आप। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कहा है। ठीक है, पंत जी ने स्वयं को पर्वत पुत्र कहा है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए छायावाद का कौन सा कवि है जो स्वयं को पर्वत का पुत्र बताते हैं, तो पंत जी ही हैं। तो आपने पंत जी के बारे में क्या कहा, क्या देखा कि ये स्वयं कहते हैं कि कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे पैतृक निवास से ही मिलती है और स्वयं को मैं पर्वत का पुत्र कहता हूँ। इन्होंने प्रकृति को देवी माँ और प्राण सहचरी कहा है। ठीक है, तो पर्वत का पुत्र खुद को कह दिया और प्रकृति को ही क्या कह दिया, देवी माँ या प्राण सहचरी कहा है। और पंत जी क्या कहते हैं, ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझको देता मौन। ठीक है, ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। आप 10 किताबें उठाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक बुक से ली गई है। कोचिंग के नोट्स हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ आप सबको, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फ्री के नोट्स आपको मिल रहे हैं फ्रेंड, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंत जी कहते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझको देता मौन, माँ तेरे प्रिय कदमों में अर्पण जीवन को कर दूं, सैकत सया पर दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीस में विरल। ये किसकी पंक्तियां देख रहे हैं आप, तो पंत जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, सक सया पर दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीस में विरल। देख रहे हैं आपकी छायावाद में किस तरह से प्रकृति से चेतना कवियों में देखने को मिल रही है। प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती मैया जी अरे उठावे शुद्धि अंचल। ठीक है, तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है, पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती मैया जी अरे उठावे शुद्धि अंचल। वहीं पर नेक्स्ट जो पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति है, सिंधु सेज धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी ही, प्रलय निशा की हलचल स्मृति किए ही ऐठी थी। ये दोनों एक्चुअली पंक्तियाँ एक ही हैं। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो सिंधु सेज धरा पर बधु अब तनिक संकुचित बैठी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में किए ही ऐठी थी। ये पंक्तियाँ भी प्रसाद जी की है। और बीती विभावरी जागरी, ये भी किसकी पंक्ति है, तो प्रसाद जी की है। हिम गिरी के उतुंग शिखर पर, ये भी पंक्ति किसकी है, तो प्रसाद जी की है। चलिए, निराला जी की पंक्तियां हैं फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत ही बार परीक्षा में बनी हुई है। दिवस का अवसान समय मेघ में आसमान में उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। ये पंक्ति है, पूरा नहीं लिखा है इसमें। ये पंक्ति किसकी है, तो निराला जी की पंक्ति है। और गीतात्मक मधुर वेदना किसमें थी, तो आप जानते ही हैं। छायावादी कवियों ने इस दुनिया की सृष्टि चक्र में जन्म मरण सुख दुख, ठीक है, जन्म मरण सुख दुख, विरल मिलन की सीमाओं के बीच अपनी काव्य यात्रा शुरू की है। छायावादी कवियों की पहचान उनका वियोगी होना और उनकी आह से गीत का सृजन करना है। गीत से सृजन कैसे करते हैं, पंत जी की ही लाइन है फ्रेंड, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों में चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ठीक है, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी कौन हो रहा है, पंत जी। आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ठीक है, ये पंत जी की लाइन है। वहीं पर प्रसाद जी की जो वियोग पीड़ा में लपटी पंक्ति है, ठीक है, तो प्रसाद जी की पंक्ति है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी, छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इतनी ही पूछी जाती है लाइन इनकी, जो घनीभूत पीड़ा थी, ये किसकी पंक्ति है, तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है। रिपीट करने का एक ही मकसद है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। वहीं पर निराला जी की पंक्ति है फ्रेंड, हार गया जीवन रण छोड़ गए साथी जन,
एकाकी नैरास क्षण कस्तक। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? निराला जी की है। तो आप छायावादी कवियों की आप क्या देख रहे हैं, ये चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए। वियोग से भरे, ठीक है, अपने पीड़ा से भरी जो इन लोगों ने रचनाएं की हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी पंत को बोल रही, कभी निराला को बोल रही, कभी प्रसाद जी को बोल रही, तो सबकी पंक्ति जो है तो अलग अलग ही रहेगी। तो कारण यही है। तो कुछ आपने प्राकृतिक चेतना से अभी सबकी पंक्तियाँ देखी, अब वियोग से, वेदना से भरी हुई पंक्तियों को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको बोला है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो देखिए महादेवी वर्मा की जो वेदना भरी पंक्ति है, इन्होंने वेदना में ही मधुर गीत गाया है, इसीलिए इन्हें आधुनिक मीरा या अचल पथिक कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक मीरा कौन सी छायावाद के कवि को कहा जाता है? तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा को। ठीक है, कवित्री हैं हालांकि ये। तो आधुनिक युग की मीरा कौन थी? महादेवी वर्मा थी। आगे देखते हैं। अब देखिए नारी विषयक नव्य धारा से। ठीक है, तो नारी विषयक नव्य धारा से जो छायावादी कवियों में स्त्रियों पर महत्व देकर रचनाएं की गई लाइनें हैं, आप उनको देखेंगे। ठीक है, तो विधवा एवं तिरस्कृत महिलाओं को इष्ट देव के समान पवित्र मंदिर बताया और देवी माँ प्राण सहचरी कहकर बुलाया गया है। तो याद रखेंगे, विधवा में तिरस्कृत महिलाओं को इष्ट देव के समान और देवी माँ प्राण सहचरी कहकर किस काल के कवियों ने बुलाया है? तो याद रखेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ छायावाद के कवियों ने कहा है ये। वहीं पर देखिए प्रसाद की पंक्ति है। प्रसाद की पंक्ति क्या है ये? अच्छा, नारी विषयक नव्य धारा, मतलब जो नई धारा जन्मी है छायावादी कवियों में, इस पर ये लाइनें हैं। अब यहीं पर आप प्रसाद की पंक्ति देखेंगे, प्रसाद की लाइनें। ठीक है, तो प्रसाद की जो लाइनें हैं ये भी नारी विषयक से, नारी से ही संबंधित है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? ये प्रसाद जी की पंक्ति है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पंक्ति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, प्यूत स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है, तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखी है। ठीक है, नव्य नारी विषयक धारा को आप देख रहे हैं छायावादी कवियों को। ठीक है, और भी एक पंक्ति है, ये भी प्रसाद जी की ही पंक्ति है। नील परिधान विच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। ठीक है, अब आइए और देखेंगे फ्रेंड, छायावाद युगीन सत्य यथार्थ का आविर्भाव। ठीक है, तो सत्य का आविर्भाव है यहाँ पे। शिवदान सिंह चौहान ने छायावाद पर पलायनवाद का आरोप लगाया था, इस पंक्ति पर अघोर पर। तो याद रखेंगे किस पंक्ति पर इन्होंने घोर आरोप लगाया, पलायनवाद का आरोप लगाया। वो लाइन कौन सी है? तो वो लाइन है फ्रेंड, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नावी धीरे धीरे। और ये पंक्ति किसकी है? प्रसाद जी की पंक्ति है। और प्रसाद जी की ये पंक्ति है और इसी पर शिवदान सिंह चौहान ने छायावाद पर पलायनवाद का आरोप लगाया था। ऐसा पूछा जा सकता है, प्रसाद जी की कौन सी पंक्ति है जिस पर शिवदान सिंह चौहान ने छायावाद पर पलायनवाद का आरोप लगाया था? तो वो यही लाइन है फ्रेंड, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। और बढ़िया सी लाइनें हैं, यह तो मानव लोक नहीं, यह नरक अपरिचित, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में मैं कैसे उलझा दूं लोचन। अभी आएगा, अभी आप सबको एक एक करके देखेंगे। अभी तो बस राष्ट्रीयता से कौन सी पंक्ति है, प्रकृति से जुड़ी कौन सी पंक्ति है, नारी से जुड़ी कौन सी पंक्ति है छायावाद की, अभी तो सिर्फ आप ये देख रहे हैं। छायावाद एक विस्तृत, एक विराट टॉपिक है फ्रेंड, द्विवेदी युग की अपेक्षा ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वहीं पर पंत जी की पंक्ति देखेंगे आप, भूल अभी से इस जग को, वह आता दो टूक कलेजे, पछताता पथ पर जाता। ठीक है, अच्छा ये अलग है, पछताता पथ पर जाता, ये तो निराला की कविता भिक्षुक से है। और ये पंक्ति जो है, भूल अभी इस जग को, ये पंत की है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए रहस्यात्मकता से जुड़ी पंक्ति, रहस्यात्मकता से जुड़ी पंक्ति को देखेंगे आप, तो सबसे पहले आप पंत जी को ही देखेंगे। वैसे पूछा जाता है कि छायावाद में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी कवि कौन थे?
ठीक है। रहस्यवादी कवि कौन थे, तो नाम आता है महादेवी वर्मा का। तो सबसे पहले लेकिन आप सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति देखेंगे जो रहस्य में से जुड़ी हुई है। तो उनकी पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ बाल विहंगिनी पाया तूने वह गाना। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। चलिए अब महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, तोड़ दो या क्षितिज में देख लूं उस पार क्या है। निराला के काव्य में अद्वैतवादी, ठीक है, निराला के काव्य में अद्वैतवाद का रहस्य देखने को मिलता है। प्रसाद में आनंदवादी रहस्यवाद देखने को मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए भाषा शैली कैसी थी, कैसी रही भाषा शैली छायावादी कवियों की। तो भाषा शैली इनकी चित्रात्मक एवं लाक्षणिक पदावली इस युग की विशेषता है। ठीक है, तो चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है, छायावादी युग की विशेषता है। इससे जिस वस्तु का वर्णन करते हैं वही वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। जैसे जैसे नौका विहार में गंगा की स्तुति, नौका विहार में गंगा की स्तुति। नौका विहार किसकी रचना है, तो ये पंत जी की ही रचना है। कामायनी में जल प्लावन, ठीक है, हिमगिर के उतुंग शिखर, बैठी शिला में शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से दे रहा प्रलय प्रवाह। ठीक है, तो ये कामायनी के जल प्लावन की पंक्ति है, कामायनी से है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कामायनी किसकी रचना है, प्रसाद जी की है। हिमगिरी के उतुंग शिखर, बैठी शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। कहते हैं कि जो कवि जिस चीज़ पर कविता बना देता है, जिस लाइन को वो क्रिएट कर देता है, सृजन कर देता है, वही चीज़ दिखने लगती है। ठीक है, वही चीज़ आप अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, तो हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से दे रहा प्रलय प्रवाह। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है फ्रेंड, प्रसाद जी की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। निराला जी ने छंदों से मुक्त या छंदों का प्रयोग किया। ठीक है, मुक्त छंदों का प्रयोग किसने किया, तो निराला जी ने किया है। छायावाद में श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन हुआ है। इसमें खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा को माध्यम बनाया गया। छायावाद युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग माना गया है। तत्सम शब्दों की अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए छायावाद के प्रवर्तक कौन से कवि किसको मानते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसके बाद क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास आप प्रीफर नहीं करते हैं हम तो। ठीक है, हम तो पढ़ाना चाहते हैं देर तक, लेकिन आप नहीं देखते हैं, वॉच नहीं करते वीडियो को। देखिए छायावाद के प्रवर्तक किसने किसको माना है, तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कौन मानते हैं, आपके शुक्ल जी ही मानते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कौन मानते हैं। ठीक है, तो जयशंकर, शंकर भगवान को देखकर कौन जोश में नहीं आता है, याद रखेंगे। और जब आप जोश में आएंगे तो सबसे पहले पूजा किसकी कर लेंगे, गणपति जी की कर लेंगे। ऐसे कुछ रिलेट करके आप याद रख लेंगे। तो जयशंकर प्रसाद को देखकर जोश में इलाचंद्र जोशी और गणपत चंद्र गुप्ता आ जाते हैं। तो प्रसाद जी को प्रवर्तक कौन मानते हैं, इलाचंद्र जोशी और गणपत चंद्र गुप्ता। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी को कौन मानते हैं, तो माँ से माचवे, याद रखेंगे, माँ से माखन, माँ से माचवे। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कौन मान रहे हैं, प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक कौन मानते हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। सर्वमान्य रूप से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद के आधार स्तंभ और दार्शनिक मत को आप देख लीजिए। तो जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है और इनका दार्शनिक मत प्रतिभिज्ञा दर्शन है। ठीक है, आनंदवाद और समरसतावाद से प्रभावित है। सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है और ये अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। अंतश्चेतनावादी कवि कहलाते हैं या अंतश्चेतनावादी दर्शन से संबंधित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महेश कहा जाता है, ये अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित हैं, नव वेदांत से ग्रहित हैं। महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा कहा जाता है, बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। ठीक है, बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं और बौद्धों की ये गरुड़ हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप जान ही रहे हैं। खैर, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो प्रसाद जी को। छायावाद के विष्णु कौन है, पंत जी हैं।
महेश कौन है? निराला जी। और शक्ति, शक्ति किसको कहा गया? तो महादेवी वर्मा को। छायावाद के बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में कौन कौन लोग आते हैं? तो छायावाद के बृहत्त्रयी में प्रसाद, पंत, निराला पर पृथक पृथक निबंध लिखा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बृहत्त्रयी की घोषणा की है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की बृहत्त्रयी की घोषणा की, जिसमें प्रसाद को बताया, पंत को बताया, निराला को बताया, लेकिन महादेवी वर्मा को उन्होंने नहीं बताया। छायावाद के लघुत्रयी में कौन कौन लोग आते हैं? तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान भगवती चरण वर्मा माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो बृहत्त्रयी में प्रसाद, पंत, निराला और लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। आगे देखते हैं। प्रसाद के काव्य मानवीय भूमि। ठीक है, प्रसाद के काव्य में क्या देखने को मिलता है? मानवीय भूमि। निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना तत्व देखने को मिलता है। और ये स्टेटमेंट किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, तो प्रसाद की चर्चा इन्होंने की, पंत की और निराला की कर दी, लेकिन महादेवी वर्मा की नहीं की, क्योंकि ये महादेवी वर्मा को बृहत्त्रयी कवि में मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और जयशंकर प्रसाद से कल स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जहाँ कहीं भी त्रुटि नज़र आ रही है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अब जो चीज़ें हो चुकी है उसको तो नहीं बदल सकते, जैसे हम राइटिंग नहीं बदल सकते क्योंकि ये पर्पज़ ही नहीं था कि हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, और अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो शायद इतनी मेहनत भी संभव नहीं है कि अब एक एक चीज़ हम देख कर लिखें फिर वीडियो बनाएं। ठीक है, तो हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी देंगे पेज को, तो पेज भी देखिएगा आप, वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पेज से कंफर्म कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम लिंक। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं। आपसे कंटिन्यू क्लासें होती रहेंगी, तो आप निरंतर जुड़ें। धन्यवाद।